महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद अब सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। पहले उनके भतीजे रोहित पवार ने हादसे को लेकर शक जताया और अब अजीत पवार के बेटे जय पवार ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जय का कहना है कि विमान का ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकता और सच सामने आना चाहिए। जय पवार के सवालों को उनकी बुआ सुप्रिया सुले का भी पूरा समर्थन मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद से ही उनके परिवार के लोग हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। पहले उनके भतीजे रोहित पवार ने प्लेन क्रैश को लेकर साजिश की आशंका जाहिर की और अब उनके बेटे जय पवार ने भी खुलकर जांच की मांग कर दी। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए हादसे की सच्चाई महाराष्ट्र की जनता को पता चलनी चाहिए। जय पवार ने प्लेन ऑपरेट करने वाली वीएसआर एयरवेज पर तत्काल बैन की मांग की है और कंपनी की संभावित गड़बड़ियों की जांच भी करवाई जाए। अजीत पवार के बेटे जय पवार का यह बयान उस वक्त पर सामने आया है जब उनकी मां और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अजीत पवार के भतीजे रोहित पहले ही इस हादसे को लेकर जानबूझकर की गई गतिविधि की आशंका जता चुके हैं। रोहित पवार ने हादसे के वक्त विमान उड़ा रहे कैप्टन सुमित कपूर के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए, जिन पर पहले शराब पीकर उड़ान भरने के आरोप में 3 साल का सस्पेंशन लग चुका था। यानी अजीत पवार का परिवार सवालों की बौछार कर रहा है। रोहित पवार के बाद अब अजीत पवार के बेटे जय पवार के सवालों को उनकी बुआ और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का समर्थन मिला है। सुप्रिया सुले ने न सिर्फ जय पवार के सवालों का समर्थन किया बल्कि सुरक्षा का बड़ा मुद्दा उठा दिया। सुप्रिया सुले के मुताबिक जिस तरह रोहित पवार इस हादसे की गहराई तक जाकर जानकारी जुटा रहे हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। आपने देखा पार्थ और जय बड़ी दुख उनको हुआ है, उनके जिस तरह से दादा का एक्सीडेंट हुआ है किसी को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह से वो क्रैश हुआ है। तो कल जय ने भी उसकी भावना कल उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो सबके मन में ऐसे ये दुख तो है ही, लेकिन ये कैसे हुआ ऐसे बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है। यानी अब सवाल सिर्फ विमान हादसे तक सीमित नहीं बल्कि सुरक्षा तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ सन्नाटा है तो दूसरी तरफ अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर सवालों का तूफान है। अजीत पवार के परिवार वालों की आशंका पर उद्धव ठाकरे गुट की भी मुहर लगी है। इस बीच AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी पुष्टि की है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मतलब एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ पवार परिवार की तरफ से विमान हादसे को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। इन सब के बीच सवाल वही है कि क्या ये विमान हादसा था या इसके पीछे कोई और कहानी है। इसका जवाब अब जांच एजेंसियों पर है और पूरा महाराष्ट्र इस जवाब का इंतजार कर रहा है। लखनऊ में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच 40 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई अटकलों को जन्म दिया है। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या फिर 2027 की चुनावी रणनीति की नींव? आइए समझते हैं इस मुलाकात के राजनीतिक मायने। 18 फरवरी को लखनऊ में हुई ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही। सूत्रों के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर व्यापक रणनीति पर मंथन हुआ। चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि किस तरह एक अभेद्य सामाजिक समीकरण तैयार किया जाए जिससे विपक्ष के संभावित गठजोड़ की राजनीति को चुनौती दी जा सके। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, बूथ स्तर पर सक्रियता और कोर वोट बैंक को और सशक्त करने की रूपरेखा पर बात हुई। माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावी तैयारी के पहले चरण की गंभीर रणनीतिक कवायद थी। बैठक में वैचारिक एजेंडे को भी केंद्र में रखा गया। काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे मुद्दों की राजनीतिक टाइमिंग
हिंदुत्व नैरेटिव की धार को तेज करने और सामाजिक ध्रुवीकरण के समीकरणों पर विचार हुआ। अवैध घुसपैठ और घर वापसी जैसे विषयों को भी चुनावी विमर्श में कैसे शामिल किया जाए, इस पर चर्चा के संकेत है। सबसे अहम चर्चा संगठनात्मक मजबूती को लेकर बताई जा रही है। खबर है कि संघ के लाखों स्वयंसेवकों को 2027 की तैयारी में सक्रिय भूमिका देने की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचे। ये संदेश देने की भी कोशिश है कि सत्ता और संगठन एकजुट है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि वैचारिक वर्चस्व का भी होगा। लखनऊ की ये 40 मिनट की बैठक आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। नमस्कार, न्यूज 18 पर खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। और शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की, जिस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने मोहन भागवत की तुलना अजलम कसाब से कर दी है और यही से विवाद भड़क उठा है। बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सवाल है, क्या ये राजनीतिक आक्रामकता है या मर्यादा की रेखा पार की गई है? AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ऐसा बयान दिया है कि अब ये बयान नया सियासी तूफान लाने वाला है। इम्तियाज जलील ने भागवत की तुलना 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब से कर दी है। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी सोच देश को कमजोर करती है। जो अजमल कसाब ने किया वही संघ प्रमुख कर रहे हैं। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। दरअसल मोहन भागवत अपने बयान में घर वापसी जैसे मुद्दे को हवा देते रहे हैं। घर वापसी के इसी मुद्दे को इम्तियाज जलील ने अपनी विवादित टिप्पणी से जोड़ दिया। असर ये हुआ कि इम्तियाज जलील पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमलावर हो गए, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। उनकी बात सही है। देखिए, जब यहाँ इस्लाम आया तो उस समय की जो व्यवस्था थी उससे तंग लोग जो है इस्लाम कबूल किए थे, तो वो उस बात को कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम कबूल किए वो उनको वापसी की बात वो कह रहे हैं। जो लोग भी घर वापसी की मुहिम चलाते हैं तो उस घर वापसी का नाम दूसरे शब्दों में धर्मांतरण है। हम घर वापसी को धर्मांतरण ही समझते हैं। जो लोग भी किसी का मजहब तब्दील कराना चाहते हैं, जोर ज़बरदस्ती, लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके, तो ये गैर कानूनी होगा। मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने निशाना साधा। अध्यक्ष अरशद मदनी ने भागवत पर देश में नफरत भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन देश के लिए बड़ा खतरा है। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक भाषा की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। क्या आक्रामक बयानबाजी वोट की रणनीति है या वैचारिक संघर्ष का नया रूप? फिलहाल जलील के बयान ने सियासत में हलचल मचा दी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी व्याख्या के साथ मैदान में डटे हैं।